हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो हमारा जो कि आपको पता है कि जो सीरीज चल रहा है वो वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस का चल रहा है। तो इसके अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। जो कोई भी LT ग्रेड GIC लेक्चरर UPTGT माध्यमिक और PGT माध्यमिक की अगर तैयारी करना चाहता है तो हमसे जुड़ सकता है बहुत ही कम फीस के साथ। ठीक है, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट 8630804037 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 क्या है उसको ध्यान से समझेंगे। जो हमने अगर कोई 3rd नंबर लेक्चर डायरेक्ट देखता है तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख ले, तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो क्या लिखा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा है उसका ज्योमेट्रिकल क्या अप्रोच होता है। ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, इसी की सहायता से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो होता क्या है, केस 1 मान लो इफ़ 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। मान लो एरिया पैरेललोग्राम आप जानती हैं जिसकी अपोजिट साइड है पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है, एक B है और एक A है। ठीक है, इसको B माना है और इसको A माना है। तो ये 2 एडजेसेंट साइड गिवन है हमारे लिए। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। वैसे आपसे जनरल में पढ़ा होगा, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। क्या होता है एरिया, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो बेस ये हो गया, करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गई। तो ये तो जनरल में पढ़ा है, बट वेक्टर फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ को, वहाँ पे हम ध्यान देंगे। देखो अगर मान लो ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। तो थीटा है और ये बन रहा है इधर 90 डिग्री। तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस हो गया A। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो H अपॉन में A आ गया। तो H की वैल्यू यहाँ से आ गई A साइन थीटा। यहाँ पे समझ रहा, H की वैल्यू कितना आ गया, A साइन थीटा। जब H का वैल्यू A साइन थीटा आ गया, ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे B इंटू एच। तो B इंटू एच में रखेंगे तो A साइन थीटा। ठीक है, अब A साइन थीटा जो फार्मूला होता है वो A क्रॉस V के मॉडुलस के बराबर होता है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए भाई। A क्रॉस V का फार्मूला क्या पढ़े हो, A क्रॉस V इक्वल टू मॉड A मॉड V इंटू में साइन थीटा। मॉड A जो होता है वो जनरली A के बराबर ही होता है, तो वही लिखा, तो ये क्रॉस में आ गया। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा हम एरिया पैरेललोग्राम कैसे पता कर सकते हैं। सिंपली क्या करना, जो भी एडजेसेंट साइड आपको पता है उनका क्रॉस निकालना है, क्रॉस के बाद मॉडुलस कर देना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, अब सेकेंड केस, इफ़ डायगोनल्स वेक्टर्स आर गिवन। क्या पता हो इस बार, डायगोनल्स गिवन हो। तो डायगोनल्स जब गिवन होंगे तो सिंपली, ठीक है, दूसरा देख लीजिए, जब डायगोनल्स वेक्टर आपको गिवन हो, एक D1 दूसरा D2, तो एरिया क्या होगा, D1 क्रॉस D2 का हाफ। ठीक है, तो यहाँ से A वाला एरिया निकल जाएगा। किसका, एरिया पैरेललोग्राम का ही निकाल लो। जब डायगोनल्स आपको क्या हो, गिवन हो, तब इस तरह से निकाल सकते हो। सिंपली एडजेसेंट वेक्टर दिए हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया का एक क्वेश्चन आता है। थर्ड केस है जब आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो। थर्ड केस क्या है, पैरेललोग्राम का ही, जब आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं। तब ध्यान रखना, जब पोजीशन वेक्टर दे रखें तो AB क्रॉस AD, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने A से स्टार्ट किया तो A से ही एक साइड जाएगी। जैसे मान लो ये आपका पैरेललोग्राम है कोई ABCD, तो A से स्टार्ट किया तो A से ही दोनों साइडें लेंगे, AB क्रॉस AD। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं कि कोई सी भी 2 साइडें आपने उठा ली, तो इन चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, AB और AD, बस जो भी वर्टेक्स को फिक्स किया है उसी से ही दोनों निकालना है। अब AB वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो पोजीशन वेक्टर है। तो AB वेक्टर आपको पता कैसे निकलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ V माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AD निकालना है तो AD पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इस तरह से हम ये निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर का फिर क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस का बस मॉडुलस। तो हमने देखा एरिया ऑफ, हमने पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितने तरीके से निकालिए, 3 तरीके से निकालिए। पहला, एडजेसेंट साइड्स गिवन हो, सिंपली बोला था दोनों का क्रॉस करके। दूसरा, डायगोनल्स गिवन हो तो D1 D2 सिंपली। तीसरा बोला था, तीसरा क्या बोला है, जब आपको क्या दे रखा हो, जो हमारे वर्टिसेस होते हैं उनके पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो AB गुणा AD
का क्रॉस निकाल के कर देंगे। तो ये 3 तरीके से एरिया पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो में क्या है, आपको हर चीज़ बेसिक से मिलेगी कि ठीक है, जो भी चीज़ें जितने तरीके से कर सकते हैं वो सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा कि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस मेरे नोट्स को फॉलो करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने तरीके से निकाल सकते हैं उसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है हमारा, इफ़ एनी 2 एडजेसेंट्स आर गिवन, मतलब ये भी कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान लो कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स का क्या मतलब होता है, जिसमें एक शीर्ष क्या हो हमारा कोई भी कॉमन हो। जैसे मान लो ABC, तो जैसे इस भुजा की बात करें, ठीक है, तो ये कितनी हो गई AC, इस भुजा में क्या हो गया AC। तो एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इनको बोलते हैं एडजेसेंट्स, ठीक है, संगत। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, जब एडजेसेंट साइड गिवन हो तो A क्रॉस B और 1/2 आगे स्टार्टिंग में लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी ऐसे ही था। तो चीज़ों को ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो, क्या भाई गिवन हो, पोजीशन वेक्टर। जब पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे वर्टिसेस के, तो हम एरिया क्या निकालेंगे, उस चीज़ को समझना। पोजीशन वेक्टर में जैसे वहाँ निकाला था वैसे यहाँ निकाल लेंगे। तो ए को हमें फिक्स करना है। मान लो अगर हमने AC निकाल लिया, क्रॉस कितना निकालेंगे, AB निकालेंगे। मतलब एक को फिक्स करना ही करना है आपको। ये नहीं कि किसी भी वर्टेक्स को जैसे AB निकाल लिया फिर तुमने BC का गुणा कर दिया, नहीं, एक वर्टेक्स को फिक्स करके दोनों ही उसी से ही निकालने पड़ेंगे। तो वही निकाला है AC क्रॉस AB, या B से निकालना चाह रहे हो तो B से भी निकल जाएगा, BA क्रॉस BC, BA क्रॉस BC से भी निकल सकता है एरिया, या C से निकालना चाह रहे हो एरिया तो C से निकालेंगे तो CA क्रॉस CB भी निकल सकता है। ये सभी एरिया बराबर ही आएंगे, आप किसी से भी निकाल सकते हो। बट ध्यान रखना, जिससे भी निकाल ले वो वर्टिसेस कॉमन होना चाहिए दोनों साइडों में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। एक तो एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगी तब ऐसे निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है, जैसे पहले बताया था ये वाला। और जब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या वो पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें भी क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है। कोई भी अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसमें हमारे लिए क्या दिए हों, डायगोनल्स गिवन हो, तो D1 क्रॉस D2 का हाफ कर देंगे, यहाँ से हमारा फाइनल हो जाएगा। समझ गया, एरिया निकल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे इसको एरिया को कैसे निकालेंगे उस चीज़ को समझना है। ये क्या लिखा है, इफ़ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC देन इट्स एरिया। तभी भी एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। हाफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, क्रम से चलना है हाफ। अगर ये पॉइंट्स हमारे जो वर्टिसेस हैं वो कोलिनियर हो गए, तो कोलिनियर हो गए, ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी 0, अर्थात जो अंदर का बचा वो पार्ट 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, तो AC मतलब ये वाला डायगोनल और BC मतलब ये वाला डायगोनल। और ये तो हम अभी बता ही चुके थे पहले भी कि जब डायगोनल गिवन होते हैं तो हाफ D1 क्रॉस D2 करके निकालते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है कंडीशंस, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, लैपटॉप को थोड़ा यहाँ से हटा दिया जाए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा, अब देखिए
तो यहाँ से करना क्या है उस चीज़ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है उस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। वो क्या है कि ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंटेड बाई, ए दिया है और वी वेक्टर दिया है। जब दो वेक्टर दिए हों, अब पैरेललोग्राम है, अभी आपको बताए थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब दो ऐसे एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो ए क्रॉस वी से हम निकाल देते हैं सिंपली, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। देखो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, हमें क्या निकालना है, क्रॉस। क्रॉस निकालने का आपको सिखा चुके हैं, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, आई जे के ऊपर लिखना है, फिर पहला 3 1 2 लिख दिया, इसका कोफिशिएंट 2 -2 4 लगा दिया, ठीक है। इसका सिंपली आई करेंगे तो 1 से 4 का मल्टीप्लाई 4, -2 का 2 से -4 और बीच में एक माइनस तो इसलिए प्लस हो गया। फिर सेकंड वाला माइनस में लेंगे, फिर 4 3 12 और इसका इससे -4, गुणा तो प्लस आएगी बट बीच में माइनस होता है। फिर के, इससे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी -6 और इससे इसका करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना। तो आई के कोफिशिएंट का, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 8 8 8 3 बार है तो 3 गुणा 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर एक बार बाहर हो जाएगा तो 8√3 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा, ठीक है। जो भी होगा इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट्स देखेंगे। कोलिनियरिटी के लिए भी कंडीशन है, मतलब जब समरेखीय बिंदु होते हैं तो उसके लिए हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी अगर बिंदु समरेख होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। तो एरिया ऑफ जब ट्रायंगल 0 होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अर्थात ये पैरेलल भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, एक लाइन में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे ये लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन, तो एक बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसको हम लीनियरिटी भी बोल सकते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात इसमें पैरेलल की कंडीशंस को हम लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि वेक्टर्स कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे देखो एक वैल्यू छोड़ रखी है पी का, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बना लो, इससे हम 2,3 बना सकते हैं। इससे ये p लिखा है, ये 9 लिखा है, तो p, 9 हो जाएगा और ये 1 और ये -1 हो गया, ठीक है। तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है, कल निकालना है ए बी वेक्टर निकालना, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो ए बी वेक्टर में ज़रा ध्यान से देखते हैं और सी ए वेक्टर देख लेते हैं फिर, क्योंकि तभी तो हम बना पाएंगे ना। ये तो खाली एक एक पॉइंट के वर्टिसेस हैं। अब जैसे मान लो कोई भी एक लाइन है आपकी इस तरह से, कोलिनियर की कंडीशन है ए बी सी में, तो ये भी निकालना पड़ेगा ना। अभी तो आपको वर्टिसेस गिवन है तो इससे इसको माइनस कर लेंगे तो बन जाएगा। अब जैसे ध्यान से देखो, ये p है, ए भी निकालोगे तो p -2 बन जाएगा और ये 9 - 3 6 बन जाएगा। तो समझ गया p -2, 6 कैसे आया। ऐसे सी ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी में से ए को माइनस कर लेंगे, 1 से 2 माइनस करेंगे। अब सी ए माइनस करना है, एक चीज़ वो बहुत ध्यान देखना भाई, सी ए तो ओ बी माइनस ओ ए होगा, सॉरी ओ ए माइनस ओ सी होगा, ठीक है। अर्थात जो भी लास्ट में पॉइंट है उससे घटेगा। तो इसमें ए बाद में, तो ए में से घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा, 1 आ गया। 3 में से -1 घटेगा तो 4 आ गया। अब ये 2 पॉइंट हो गए। अब ये 2 पॉइंट आपके कैसे हैं, मतलब अब ये बन गई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जब होती हैं या तो एंगल 1 उनके बीच का 0 होगा। जैसे ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये 2 लाइनें, जैसे मान लो एक हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ए बी, और एक स्टार्ट कर लिया ए सी। तो ए बी ये वाली लाइन है और ए सी ये फुल लाइन है, तो एक दूसरे के पैरेलल ही तो हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 है। तो पैरेलल की कंडीशन लगा दी, अर्थात पहले में x का कोफिशिएंट बटे में इसका x का कोफिशिएंट, इसमें 6 और इसमें 4 कट किया तो p का मान आ गया। एक तो ये मेथड है, ठीक है। ये मेथड थोड़ा लंबा निकलता है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो अगर दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। हम सिंपली डिटर्मिनेंट बना लेंगे। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे इसके कोफिशिएंट लिखने 2 3 हो गया, 2 3, यहाँ पे p और 9 आ गया, 1 और -1 आ गया, इधर 1 1 1 लिख देना। इसका क्रॉस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे। डिटर्मिनेंट ओपन करना सभी को आसानी से आता होगा। पहले 2 लेंगे तो 2 की गुणा, 2 बाहर रहेगा, 1 गुणा 9, ठीक है। -1 गुणा 1 -1, बीच में फार्मूला माइनस का, फिर सेकेंड माइनस का, इससे इसका करेंगे p और इससे इसका करेंगे -1, ठीक है। +1 आएगा थर्ड नंबर, फिर इससे इसका -p और इससे इसका -9, ठीक है।
आ जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, p का मान 7/2 आ जाएगा। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है क्या होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा बंद करना पड़ता है वीडियो बनाते समय। आप समझ सकते हो गर्मी का लेवल क्या है इस समय। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना भाई, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और इसको आप समझने की कोशिश करिए। ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है इस पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? जैसे ए वेक्टर का डॉट क्रॉस करना है। अगर ये वाली फॉर्म आपको कहीं भी दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। या इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट। अब ये बनता कैसे? जब भी अगर ऐसे लिखा है 3 नंबर, तो क्रम से हम उनको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, हम इसको डिब्बा बोलेंगे, ठीक है। आप हमारी भाषा में इसको डिब्बा ध्यान रखिएगा। जब भी मैं डिब्बे की बात करूं तो आप इसी को क्या समझ लीजिएगा? डिब्बा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो डिब्बा, मैं इसी को डिब्बा बोलता हूँ, ठीक है। अब इस डिब्बे की कहानी सुननी है, क्या है बहुत अच्छे से समझना है, हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा रहे, साइक्लिक ऑर्डर में भी कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑर्डर हमें हमेशा फॉलो करना है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया। फिर अगर बी से स्टार्ट करता तो बी वेक्टर बाहर आ जाता, डॉट सी क्रॉस ए हो जाता। क्रम से चलते रहना है, ठीक है। और फिर सी से स्टार्ट करता तो सी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता। तो अगर जब भी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डिब्बे के अंदर तो ए बी सी लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा? बी सी ए लिखूँगा, ठीक है। और इसको क्या लिखूँगा? सी ए बी। तो ध्यान रखना ये तीनों बराबर होते हैं। अगर आपको अगर ये दे रखा तो आप ये लिख सकते हो, ये दे रखा तो ये भी लिख सकते हो, कोई सा दे रखा, तीनों आपस में इक्वल है। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि सीक्वेंस जहाँ से भी स्टार्ट हुई वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पूरा रूल फॉलो हो रहा है, तो आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेन रूप से, इतना समझ गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्या है? एनी 2 वेक्टर्स सेम 3 वैल्यू, ठीक है, सेम देयर वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। इन्हें बोल दिया कि इस जो डिब्बा है, ये जो डिब्बा है इसके अंदर कोई भी 2 वैल्यू सेम हो गई, एनी 2 वैल्यू सेम, देन जो डिब्बा होगा हमारा, ये जो डिब्बा बन रहा है इसका मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब ये कैसे 0 हो जाता है उस चीज़ को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लो जैसे डिब्बे के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो आपने क्या पढ़ा था कि आपने पढ़ा कि इसको हम ऐसे खोल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर खोल सकते हैं। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि 0 नहीं है। बट अगर मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो ए वी और ए ही तो है ये। अब मान लो मैंने इस बी से स्टार्ट किया, तो जब मैं इस बी से स्टार्ट करूँगा तो वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। और सेम वेक्टर का क्रॉस कल आपको प्रूफ करवाया है कि सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। जब सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है तो बी वेक्टर डॉट 0 कुल मिला के कितना आ जाएगा? 0। तो आप ये मत समझिएगा कि वो लगातार 0 है, मतलब पास पास में है या ऐसे होने चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको साइक्लिक ऑर्डर में जहाँ से भी चाहें वहाँ पर रोटेट कर सकते हैं, बट वो साइक्लिक ऑर्डर बना रहना चाहिए। इसलिए डिब्बे के अंदर कोई भी 2 वैल्यू आ गई तो उसका मान डायरेक्टली आपको 0 लगाना है, चाहे वो ऐसे लिखा हो, ए बी बी लिखा हो तो भी 0, मतलब कोई भी 2 सेम हो, ठीक है। चाहे ऐसे लिखा हो ए बी ए लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी 2 वैल्यू हैं, कहाँ पे लिखी है। ना पोजीशन मैटर करती है, ना ये मैटर करता है कि कौन सी सेम है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब मेन चीज़ को हम क्या समझने वाले, तो हमें समझ गया डिब्बे की वैल्यू 0 होगी जब डिब्बे के अंदर 2 सेम लिखे होंगे, ठीक है। डिब्बे के तीनों वैल्यू बराबर होंगी जब वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखे होंगे, ठीक है। और कोई भी डिब्बा अगर लिखा है तो पहला डॉट फिर बाद में क्रॉस आ जाता है उसको आप कैसे भी रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ गए। उसके बाद फार्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है उस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो
फार्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब इसी को हम कैसे खोल सकते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है, इसी को हम डिब्बे के अंदर ए बी और सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा A1I A2J A3 K के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसी बी वेक्टर जो हमारा है B1I B2J एंड B3K, और सी वेक्टर जो हमारा है C1I C2J एंड C3K, ये तीनों वेक्टर लिखे। तो इस डिब्बे का मान क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, खाली उनके क्या लिख देना है, कोफिशिएंट लिख देना है। IJK नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। A1 A2 A3 V1 V2 V3 जैसे भी आपने माने वही लिखना है, C1 C2 C3, बस ये हो गया इस डिब्बे का मान। तो हम समझ गए डिब्बे को खोलते कैसे हैं, डिब्बे में दो सेम हो गए तो 0 हो जाएगा, डिब्बे का डिटर्मिनेंट खोलते हैं कब डायरेक्टली, अगर ऐसे करेंगे तो। अच्छा, इसमें ये IJ क्यों नहीं लगता, अब देखो ये जो वैल्यू आएगी ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये आएगा वेक्टर, और दो वेक्टर का जब हम डॉट करते हैं, इसका मान लो कोई गुणा करके डी वेक्टर आ जाएगा। अब दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो स्केलर नंबर आता है ना, कल तो आपने पढ़े थे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये वेक्टर लिखा है 2I 5J प्लस का 3K, और बी वेक्टर लिखा है -2 प्लस 4J माइनस का 3K। तो जब इनका डॉट करना है तो कल सिखाए थे I का I से तो -4, J का J से 5 चौक 20, 3 तिया 9, तो 20 में से 9 4 13 चला गया तो 7 बचा। तो इसलिए बोलते हैं कि इस पे IJK क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो डॉट बन जाएगा। भाई स्केलर है, स्केलर में थोड़ी ना वेक्टर लगता है, और IJK लगा दिया फिर तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला ये। तो आपने ये सबसे मेन आज का जो टॉपिक था, एक तो एरिया कैसे निकालना है, वो दूसरा टॉपिक था कि डिब्बे को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक समझ गए होगे। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, बहुत आसान है, आप खुद से ही कर लेंगे। ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, सी वेक्टर दे रखा, आपसे पूछा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अब ये कुछ अलग नहीं है, ये डिब्बा बन गया, और डिब्बे को आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 -1 1 2 1 1, इसका 1 1 1 लगा दिए, ठीक है। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही है, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, क्यूबाइड पैरेललोपाइड जैसे जिसे बोलते हैं ना क्यूबाइड, तो उस तरह से, ठीक है, तो वही है। तो उसका हमारा कैसे निकलता है, वही डिब्बा ही निकलता है। डिब्बा निकाल लेंगे, उसका हम क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, ख़त्म हो जाएगा बस, ठीक है। डिब्बा एक नंबर ही आएगा, नंबर में बस एरिया निकाल ले हो या वॉल्यूम निकाल ले, तो वो नेगेटिव में नहीं करना, बस इतना ध्यान रख ले, इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है। इसमें 3 वेक्टर होंगे A B और C, तो सिंपली ये समझ जाएंगे। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दे रखा है तो 1/6 और लगा देना है आगे। बस देखो, डिब्बा सिर्फ किसका होता है, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में 1/6 और लगा देना है, सिंपली समझ गए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पे, ABC दिया हुआ है। अब के रिप्रेजेंट द 3, ठीक है, कोटरमिनियस एजेज, मतलब जो पास पास की होती हैं, मतलब जैसे XYZ की बात करें, जैसे मान लो X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ये तीनों, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ऐसी दे रखी, मतलब जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हम बात करें तो वो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होगा, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोपाइड देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड का सिंपली जो भी हमें वेक्टर दे रखा है IJK, ठीक है, जो भी हमें IJK दे रखा है उनके कोफिशिएंट देखो 2 और -3, K का मान नहीं है, 0 हो गया, 1 1 -1 1 1 -1 1, J नहीं है तो 0, K का मान -1। अब इसका सीधे डिटर्मिनेंट खोलेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली अगले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर STF स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में STP लिखे हुए हैं, STP, ठीक है। अब क्या कहानी होती है, ये तो मैं आपको समझा ही दिया था, फिर एक बार समझाते हैं कि पहले फार्मूला क्या होता है, उसको खोलते कैसे हैं, ठीक है। क्या लिखा, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है, उनको इंटरचेंज किया जा सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पे डॉट लिखा है, इसको आगे डॉट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आगे लिखा है, बट चीज़ समझिएगा, यहाँ हमारा था A.B क्रॉस C, यहाँ A क्रॉस B डॉट C है, मतलब कंडीशन चेंज नहीं हुई, ऐसा नहीं कि ये उठ के पीछे चला जाएगा
ऑर्डर साइक्लिक चेंज नहीं होगा, चलेगा उसी क्रम में ए बी सी, बी से स्टार्ट करते तो बी सी ए, और सी से स्टार्ट करते तो सी ए बी। डॉट क्रॉस चेंज कर सकते हो बट उठा के आगे पीछे नहीं रख सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर हमारा जैसे ए बी सी लिखा है, अगर हमने इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा उस चीज़ को समझा देते हैं। जैसे देखो ये कह रहे हैं ए बी और सी बराबर जो लिखा है इन्होंने माइनस ए सी बी लिखा है, माइनस ए सी बी। अब ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इधर साइक्लिक ऑर्डर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है आप देख लीजिए, जैसे ए है, वी है और ये सी है। तो अगर मैं ए से स्टार्ट करता तो ए बी सी आता, ये तो ठीक लिखा है। अब मैं सी से स्टार्ट करता तो सी के बाद तो ए का नंबर था ना, बी का नंबर तो था नहीं। बट इसको प्रूफ भी कर देते हैं, जैसे इसको करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे, इधर से जो आएगा हमारा, ठीक है, इसमें हमारा क्या आने वाला है, ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। ये अभी माइनस नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर वाली वैल्यू को सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी, आपको मैं एक चीज़ बता चुका था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। क्रॉस में अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस लग जाता है। अब जैसे इसको लिखोगे, क्या लिखेंगे, अगर हम बी क्रॉस सी लिखेंगे, बी क्रॉस सी लिखेंगे तो हमने उल्टा कर दिया तो माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए ये वाला एक माइनस पहले से था और एक माइनस यहाँ से था तो वो बैलेंस हो गया। चलो उसको माइनस को लेके चलते हैं, ठीक है। ये माइनस और एक माइनस यहाँ से आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब कब समझ में आया कि अगर हमारा जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ तो हमें क्या लगा देना, माइनस। अब देखो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों सही लिखा हुआ था। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में है अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर को जैसे ही बदलते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डर साइक्लिक में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर अगर साइक्लिक से हटके कुछ और हो गया तो कहानी में माइनस आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे भाई बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी सिंपली बोला था एंटी क्लॉकवाइज में, ये वाला जो रूल बताए थे यही वाला लिखा हुआ है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। चाहे तो ऐसे लिखो या इनको डिब्बों में लिखो, एक ही मतलब है। तो यही प्रॉपर्टी लिखे बराबर होंगे। बोला था डिब्बे में कोई भी दो वैल्यू सेम हो जाएंगी, जीरो हो जाएगा, बता चुके हैं। आई जे के, देखो यहाँ पे भी समझिए, द एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैचली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज प्लस माइनस वन, या तो वन आएगा या माइनस वन आएगा अगर ऑर्डर चेंज है तो। अगर ऑर्डर साइक्लिक में है आई जे के तो वन आएगा, अगर ऑर्डर साइक्लिक में नहीं है आई के और जे आ गया तो माइनस वन आ जाएगा। अब इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान प्रूफ है इस चीज़ का। प्रूफ में मान लो हमें इसी का तो प्रूफ करना था, तो आई पहले इसका कर लो, आई जे के, तो आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के साइक्लिक में चल रहा है, उसमें भी आपको कल मैं बताया था, फिर एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आई जे और के, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ पीछे का लेक्चर भी देख के बैठिए और उसको रिवाइज भी करिए। तो आई जे तो थर्ड नंबर बोले आएगा हमेशा। अब जे और के का करेंगे तो आई आएगा, और के और आई का करेंगे तो जे आएगा। बट जैसे ही इनका ऑर्डर चेंज किया, ठीक है, आई जे का ना करके जे आई कर लिया, जे और आई कर लिया, तो थर्ड नेगेटिव में आएगा। अब जैसे के और जे कर लिया, जबकि आना चाहिए जे के बाद के, और यहाँ आ रहा है के बाद जे, तो उल्टा कर लिया तो माइनस है। तो जैसे ही अगर ऑर्डर उल्टा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो माइनस आएगा थर्ड वाला ही। और बट अगर साइक्लिक में चल रहा तो थर्ड वाला आएगा प्लस के साथ। तो वो यहाँ पे है, जे क्रॉस के साइक्लिक में है तो आई आ जाएगा, आई डॉट आई वन होता है। अब यहाँ पे देखो के क्रॉस जे आ गया, साइक्लिक चेंज हो गई तो माइनस आई आएगा, और आई डॉट आई कितना होता है, वन होता है, तो वो इसलिए माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ में समझ गया। अगर थ्री मैचली परपेंडिकुलर वेक्टर कोई से भी दे रखे हो, आप सिंपली समझिएगा कि या तो वन आएगा या माइनस वन आएगा। माइनस वन जब आएगा जब साइक्लिक ऑर्डर चेंज होगा, और साइक्लिक ऑर्डर अगर सही लिखा हुआ है तो वन आएगा। अब यहाँ पे लिखा इफ़ टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर पैरेलल, मतलब कोई भी तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उसका मान जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? जैसे मान लो ए बी और सी, ये तीन वेक्टर हैं, यहाँ पे मान लेते हैं बी और सी पैरेलल हैं। जब बी पैरेलल सी के है तो आपको बोला था कि अगर कोई वेक्टर किसी के पैरेलल होता है तो उसको स्केलर टाइम्स ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर मान लो मुझे ए बी सी का डिब्बा बनाना था तो ये क्या बनता, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बनता। अब बी और सी कैसे हैं, पैरेलल हैं,
तो बी की जगह उठा के हम कितना लिख देते, लैम्डा सी क्रॉस सी कर देते। कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल ये प्रॉपर्टी भी बताए थे, बिल्कुल बाहर लिख सकते हो। तो डॉट लैम्डा सी क्रॉस सी, और सी क्रॉस सी क्या हो जाता है, 0। तो फाइनली क्या आंसर आ जाता है 0। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं और डिब्बे का मान 0 हो जाएगा, आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रहा होगा। ओके, प्रॉपर्टी 6 हो गई। प्रॉपर्टी 7 पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी 7 क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 3 नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, क्या बोला, अगर 3 नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर हैं तो वो कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। 3 नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर का मतलब एक ही प्लेन में है, जैसे एक ये है, 2 पेन और रख दूँ मैं ऐसे ही, 2 हाथ संभाल लो, एक ये और एक ये, तो नॉन जीरो हैं, कोप्लेनर हैं, तो वो कैसे होंगे, ठीक है। नॉन कोलिनियर हैं, एक लाइन में नहीं है, अलग अलग हैं, और साथ में कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है, तब हम क्या बोलेंगे कि उनका मान भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, कल मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी ऐसे वेक्टर लिखें, जैसे हम क्रॉस ही निकालते हैं ना, तो दो वेक्टर का क्रॉस, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इसका जो क्रॉस होता है वो हमेशा इनके परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। जब ऐसे 3 वेक्टर है मान लो, तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे, मान लो ये सी है और ये ए और बी है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी सीधे क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। तो वो सी मान लो नीचे की तरफ लिखा है या ऊपर की तरफ लिखा है, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। जब सी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट 0 होगा, और डॉट 0 होगा तो डिब्बा 0 हो जाएगा। और डिब्बा ऐसे लिखा तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में सी ए बी लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उससे, ठीक है। 8 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें ए क्रॉस बी सी और डी लिखा है, तो अब क्रम से चलेगा कैसे, एक बार बी के साथ सी डी आ जाएगा, एक बार बी के साथ सी डी आ जाएगा। पहले ए के साथ आया ए सी डी, फिर बी के साथ सी डी आ जाएगा। सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, देखते खानी ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारा डिब्बे के अंदर 2 प्लस लिखें तो डबल कर दो सीधे, डिब्बे के अंदर ABC डायरेक्ट उसकी वैल्यू डबल। अगर माइनस में लिखे हैं तो डायरेक्टली 0 कर दो। हम देखो समझते कैसे हैं इसको, हमें याद रखने के लिए A 2 हो गया, B 2 हो गया, C 2 हो गया, बस याद रखने के लिए है, प्रूफ नहीं है ये। A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, जैसे देखो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, बराबर 0। यहाँ देखो गुणा में चल रहा है तो A की गुणा A से A स्क्वायर, B की B से B स्क्वायर, C की C से, तो गुणा में स्क्वायर, प्लस में डबल, माइनस में 0। ये 3 चीज़ें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह मिलेगा आपको, ठीक है। आगे चलो बढ़ते हैं अब थोड़ा। ए प्रॉपर्टी का, लेट ए बी एंड सी बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इफ द वेक्टर्स ए आई प्लस ए जे प्लस सी के कामा आई प्लस जे एंड सी आई प्लस सी जे प्लस बी के आर द कोप्लेनर, देन सी इज इक्वल टू। जब भी कोप्लेनर होते हैं, अभी बताया था कि कोप्लेनर होते हैं तो डिब्बे का मान 0 होता है, और डिब्बा कुछ नहीं होता, डिटर्मिनेंट होता है, तो वही चीज़ है। ये 3 वेक्टर हमारे कोप्लेनर हैं, जब कोप्लेनर हैं तो इनका डिब्बा 0 होगा। डिब्बा का मतलब सीधे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, उनके कोफिशिएंट होते हैं ए सी। दूसरे में 1 जे नहीं है, 0 के का मान 1। तीसरे में सी बी लगा दिया, इसका डिटर्मिनेंट खोल दो, सिंपली सी इक्वल टू रूट ए बी आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे देखो, नोट्स बहुत डिटेल्ड है, अभी जो भी कमी लगेगी वो दोबारा फिर बताएंगे। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट शॉर्ट में LD बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट शॉर्ट में LI बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स अगर वो दोनों पैरेलल हैं, अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो LD कहलाएगा। LD का मतलब वही पैरेलल हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, अर्थात A और B कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अगर वो पैरेलल नहीं है तो LI होंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो वो LI बन जाएंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो पैरेलल हैं तो LD होंगे। तो पैरेलल के लिए कंडीशन है, चेक करना, एक वेक्टर को किसी भी मल्टीप्लाई करके दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो समझ लेना वो LD है, अगर नहीं लिखा जा सकता तो LI है जी। देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बोला गया अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो प्रोपोर्शनल होंगे, LD होंगे, अर्थात एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है स्केलर मल्टीप्लाई के रूप में। अगर 3 वेक्टर्स अगर वो पैरेलल नहीं है तो LI हो जाएंगे, प्रूफ कर सकते हैं हम।
अगर ये कंडीशन है, अगर 3 वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, 3 यदि 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर कोई जीरो हो जाता तो वो वैसे ही एलडी हो जाएंगे, तो कोई भी एक जीरो वेक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो तीनों कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अगर उनका डिब्बा जीरो आ गया, डिब्बा का मतलब आप समझते ही हो, ए डॉट वी क्रॉस सी, या सिंपली डिब्बा डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो एलडी। 3 वेक्टर हैं तो उनका सीधे सीधे डिटर्मिनेंट निकालिए। 3 वेक्टर हैं उनका सीधे सीधे क्या करिए, क्योंकि डिब्बा डिटर्मिनेंट ही होता है, अगर वो जीरो आ गया तो वेक्टर एलडी, अदरवाइज या कोप्लेनर एक ही मतलब है, या एक दूसरे के लीनियर, कोई भी एक वेक्टर अदर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं हमारी एलडी चेक करने की, ठीक है। तो अब ये अगर कंडीशन ये है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट मतलब डिब्बा जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हमारा एल आई वैक्टर्स होगा। और 4 वेक्टर्स तो हमेशा एल डी वैक्टर होंगे, क्योंकि 3 ही हैं डायरेक्शन, आप समझिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कोई भी 3 ही तल ले लोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर हम चौथा वेक्टर जब भी लेंगे तो वो किसी ना किसी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या है, 4 वेक्टर हमेशा एल डी होंगे, उसको चेक नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको हमें चेक करना है, चेक वेदर आई, ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर एल डी है या एल आई है। तो सिंपली क्या करना है, इनके कोफिशिएंट देखने मेरे भाई, 1 - 3 2 पहली ब्रैकेट में, 2 - 4 - 1 दूसरी ब्रैकेट में, 3 2 - 1 तीसरी ब्रैकेट में। अब डिटर्मिनेंट खोल लीजिए, अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया तो एल डी, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो नॉट एल डी, मतलब एल आई हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एल आई हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते समझ आया होगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी आपने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिएगा आगे। तो अभी आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, उसी तरह से एक बार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और पढ़ लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा आज का, ठीक है। देखें उसके बाद कितना बचेगा, इस पे ये क्वेश्चंस करा देंगे। कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, बाकी कल की वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में खाली वेक्टर वाला पोर्शन हो जाएगा, फिर वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन चलेगा, ठीक है। तो उसमें दिक्कत होगी नहीं आपको। वेक्टर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से समझ लेते हैं, 2 चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट BTP भी बोल सकते हैं, जैसे उसको हम बोलते हैं STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट BTP भी बोल दो शॉर्ट में। ये क्या होता है, जैसे वहाँ कर रहे थे A वेक्टर डॉट B क्रॉस C चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डॉट की जगह भी क्या होगा, क्रॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, नाम भी क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि कहानी को समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है। ये है हमारा क्या, देखो हर जगह क्रॉस ही दिख रहा है तीनों के बीच में, तो इसलिए ये क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब कहानी को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, ये ओपन कैसे होता है। इसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके जैसे भी हो सकते हैं, मैं सारे संभव तरीके बता दूंगा, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस एक बार समझ लीजिएगा, एक बार खोलना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, जैसे इस वेक्टर का पहले दूर वाले के साथ क्या करते हैं, डॉट करते हैं, A वेक्टर डॉट C वेक्टर, और जो बचा हुआ पास वाला ऐसे ही चिपका देंगे, क्योंकि अब ये दोनों स्केलर हो गए। स्केलर का किसी वेक्टर के साथ डॉट नहीं होता है, इसलिए बीच में डॉट नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस वाले वेक्टर का पास वाले वेक्टर के साथ माइनस लगा के डॉट करेंगे, और जो बचा हुआ तीसरा वेक्टर उसको ऐसे ही चिपका देंगे। तो फिर समझ लीजिएगा, पहले वाले वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट, पास वाला चिपका देना है, फिर पास वाले से करना है, दूर वाला चिपका देना है। समझ गए होगे, बहुत ही आसान वे में कैसे खुलता है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, समझ लीजिएगा। अच्छा, अब एक दूसरा भी रूल भी सिखाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे A लिखा हो, A वेक्टर, थोड़ा साफ लिखते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और पीछे से क्रॉस C वेक्टर लिखा हो, तो आप कैसे करेंगे। अब जैसे देखो, पहले मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, इसको जैसे हम खोल लेते हैं वैसे खोल लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक फार्मूला बताए थे कि A वेक्टर क्रॉस जो B वेक्टर होता है उसको हम माइनस टाइम्स B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर लिख सकते हैं, अर्थात आगे का पीछे कर सकते हैं। अब इसको 1 नंबर समझ लो, इसको 1 नंबर। तो मान लो मैंने C को आगे कर लिया,
और क्रॉस करके ए क्रॉस बी कर लिया। अब तो आपको समझ गए कि पुराना वाला बन गया, बट ये बनाया तो पुराना वाला है, बट हर बार हमें इतना ना करना पड़े उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला एक खोज करेंगे, खोज नहीं करेंगे मतलब है, मतलब उसको हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। ए से पहले दूर वाले से करेंगे तो सी डॉट वी पास वाला ऐसे ही लगा देना है, माइनस इसका पास वाले से करेंगे, ठीक है, और दूर वाला ऐसे ही लगा देना है। ये हो गया। अब देखो ये जो माइनस है, अब ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दो तो ये वाला प्लस में आ जाएगा, सी डॉट ए बी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा सी डॉट बी ए ऐसे ही आ जाएगा। अब जरा एक चीज़ हमने आपको ये भी बताई थी, ए वेक्टर डॉट जो बी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के भी बराबर होता है। अब देखो सी पीछे से लिखा था ना, तो हम सी को थोड़ी देर के लिए पीछे लिखते हैं, डायरेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अगर इतना ना करते तो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखो, इसको पहचानो और इसको पहचानो। क्या हुआ, इसका दूर वाले के साथ डॉट है, पास वाला चिपका हुआ है, फिर इसका पास वाले के साथ डॉट है, दूर वाला चिपका हुआ है। तो सिंपली है, चाहे आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, रूल एक जैसा ही चलना है। तो इतनी 3 लाइनों का कोई मतलब नहीं था। सिंपली आप क्या करना, चाहे आगे से लगा है तो भी इसका दूर वाले के साथ पास चिपका देना है, पास वाले के साथ दूर वाला चिपका देना है, बीच में माइनस रहेगा। चाहे पीछे से लिखा हो तो इसका दूर वाले के साथ, पीछे है तो पीछे रखिएगा, आगे भी कर देंगे क्योंकि दोनों डॉट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे खोलना है, ठीक है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ कहानी सुन लेते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको सुनेंगे। BTP इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्रॉस ही तो करना है हमें, बार बार क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस में क्या है, जैसे इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो भी एक नंबर आए वेक्टर आएगा, फिर उसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें डिब्बा खोलते हैं, डिटर्मिनेंट खोलते हैं। डिटर्मिनेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब तीसरा नहीं, क्वेश्चन दे रखा है एक, उसमें क्या दिया है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया और सी दिया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इफ सी इज ए वेक्टर सच दैट, कैसा है कि ए डॉट सी मॉडुलस ऑफ सी के बराबर है, सी माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस 2√2 है, एंड एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज π/6 है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कितना होगा उसका डिटरमिन। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब इतने बड़े क्वेश्चंस अपने अंडर में आते नहीं हैं, चीज़ों को समझना है, ठीक है। बट इससे आपको प्रॉपर्टी अच्छी समझ आएंगी, इसलिए क्वेश्चन को डाला गया है। तो सबसे पहले हमसे देखो कहीं ना कहीं क्रॉस की ज़रूरत है, ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी हम पहले ए पता है, बी पता है, तो क्रॉस निकाल लेंगे सिंपल, क्योंकि क्रॉस निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्रॉस तो बहुत निकाल चुके हो। अब इसका मॉडुलस भी चाहिए होगा तो मॉडुलस भी निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अभी क्या करिए, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल लिया हमने। अब इन्होंने हमसे बोला कि ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल है वो π/6 है। ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल है वो π/6 है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/6 है। तो आप क्रॉस वाला ही फार्मूला लगाइए, क्योंकि वेक्टर क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा। तो एक नंबर तो आपका ये हो गया, दूसरा नंबर सी हो गया। तो कैसे करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी दूसरा नंबर आ जाएगा और इनटू में साइन π/6, साइन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पड़ेगा वही है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का मान अभी निकाले थे, देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाले थे 3, तो ये हो गया 3। अब सी का पता नहीं है, या सी का पता है, देख लेते हैं अभी, या उसको अभी चाहो तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन अभी यही, उसकी वैल्यू तो हम बना ही लेंगे ना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन क्या है, मॉडुलस ऑफ ए गिवन है आपको 3, मॉडुलस ऑफ ए कितना गिवन था क्वेश्चन में, अच्छा मॉडुलस ऑफ ए नहीं, मतलब ए वेक्टर गिवन था ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल लेते तो 3 आ जाता। ऐसी ए डॉट सी जो है वो मॉडुलस सी के बराबर है, ठीक है। अब सी माइनस ए जो है इसका वर्ग करेंगे तो 2 का 4 √2 का 2, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये पता था। तो जो पता है वो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं, जो सी माइनस ए का होल स्क्वायर था उसी को हम खोल दिए सी माइनस ए के होल स्क्वायर की तरह। तो ये सी हो गया, इसका अभी 3 था, वर्ग करेंगे 9 हो गया, इधर 8, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इधर लाके घटा लोगे तो ये 1 हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा। अब ये देखो सी माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वो 0 हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ सी 1 हो गया। यही हमें निकालना था। देखो इस फार्मूले में आपको क्या क्या चाहिए था, ए क्रॉस बी तो आपको डायरेक्टली पता था, अभी निकाले थे ना ए क्रॉस बी, पहले इधर निकाले थे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कितना आया था, ए क्रॉस बी आया था
3 आया था, ठीक है, ए क्रॉस बी आया था 3, मॉडुलस ऑफ सी अभी निकाल लिया था 1 और साइन 30 1/2, तो ये आ गया 3/2। अब इसका निकालना था मॉडुलस, मॉडुलस निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3/2 ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 2 यहाँ पे हैं और इन 2 के बीच में डॉट लगा हुआ है, तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे गुणा करते हैं ना उसी तरह से ए का सी से डॉट कर लेंगे, ए का डी से डॉट कर लेंगे, फिर बी बचा, बी का सी से डॉट कर लेंगे, बी का डी से डॉट कर लेंगे, डॉट करके रखते जाइए, बाद में 2 × 2 का डिटर्मिनेंट ओपन कर दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे ओपन करेंगे 4 को, तो पहले इसको 1 नंबर मानिएगा और इसको 1 नंबर मानिएगा, इसको 2 नंबर मानिएगा, तो इसका दूर वाले के साथ डॉट होगा, ठीक है। तो इसका जब दूर वाले के साथ डॉट होगा तो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ खोल के बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे आप। तो b बराबर क्या लिखा है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये गुणे में है, मतलब क्रॉस है इसका c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर से, ठीक है। तो ये और ये एक ही चीज़ बनने वाली है, तो उससे कोई फ़र्क, अच्छा ये 4 वेक्टर वाला है, वो भी है 4 ही है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ये भी है स्केलर, ये स्केलर था, ये वेक्टर है, इनके बीच में डॉट था तो ऐसे खुल गया, ये वेक्टर है तब कैसे खुलेगा। अब देखो इसको आप 1 नंबर समझिएगा और ये 2 नंबर, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका दूर वाले के साथ डॉट करते हैं, तो a क्रॉस b डॉट डी आ जाएगा, पास वाला ऐसे ही चिपका देना, यही तो सुने थे, पास वाला ऐसे ही चिपका देना माइनस। अब इसका पास वाले के साथ क्या करेंगे, पास वाले के साथ डॉट करेंगे और दूर वाला ऐसे ही चिपका देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 3 नंबर है तो इनको हम डिब्बे में लिख सकते हैं, तो ए बी डी और बाहर सी आ जाएगा, ऐसे ही इसका ए बी सी और बाहर हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया, इसको सिंपली ओपन कर लेंगे, कोई खास नहीं है, आसान वे में इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्क डन वाली कहानी आती है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वाली कहानी से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली जैसे मान लो लीनियर में यहाँ पे कोई हमारा बॉडी रखा है, इसको F फोर्स लगा के A से B तक ले गए, जब A से B तक ले गए तो कोई दूरी कवर की होगी, अर्थात डिस्टेंस कवर की होगी, वो डिस्टेंस D कवर करी है, तो जितना फोर्स लगाया और जितना डिस्टेंस कवर किया दोनों का डॉट कर देंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। तो वर्क बराबर, मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब अगर ये फोर्स जो है वो पैरेलल ना लग के लाइन ऑफ एक्सिस के किसी एंगल पे लगे, जैसे मान लो यहाँ पे नीचे बांध के किसी एंगल पे तिरछा खींच रहे हैं उसको, तब क्या होगा, तो इसका फोर्स जितना होगा वो टोटल नहीं लग पा रहा होगा, क्योंकि क्रॉस में ऐसे लग पा रहे हैं, तो उसका कुछ कंपोनेंट लग रहा होगा, तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा हो गया, तो F फोर्स से नहीं, F cos थीटा फोर्स से पैरेलल में, मतलब इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट खींच रहा होगा। और डिस्टेंस कितना है d, तो फोर्स बदल के हो गया F cos थीटा, डिस्टेंस d रही तो वर्क आ जाएगा FD cos थीटा। सिंपली समझ गए, इसमें आपको एंगल दे रखा होगा और फोर्स दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, तो ये निकाल लेंगे सिंपली। अगर एंगल वाला नहीं है तो F और D दे रखा होगा, निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर से देख लीजिएगा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम 0 है, देन इसकी वैल्यू, पहले कल की वीडियो में ही कराया था, -3/2 होता है। अब ये यूनिट वेक्टर है, सबके मॉडुलस 1 होंगे, ये 0 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये 1 1 1 हो जाएगा, और ये सब ठीक है ऐसे ही रहेगा, तो ये 1 1 1 उधर जाके -3 और 2 बटे में आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द 3 वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/2, बी और सी के बीच का एंगल π/2 है, मतलब 90 डिग्री है, अर्थात बी डॉट सी क्या होगा, 0 होगा, जब बी डॉट सी 0 होगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में से हमें पता चल गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये बराबर इसके है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, होल स्क्वायर ओपन करिए। ये शॉर्ट में खोल देते हैं क्योंकि अगर पेपर में करना है तो इसको डायरेक्टली नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ खोलेंगे जैसे बताया था, ठीक है। अभी मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन हमें मेंस में नहीं लिख रहे हैं तो उस तरह से डायरेक्ट कर ले रहे हैं, तो
ये दोनों परपेंडिकुलर थे तो दोनों का डॉट जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन है कि थ्री वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर का मान दिया और सी वेक्टर तीनों का मान दिया है। आपसे पूछा देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपली करना है क्या है, जब भी आपको तीनों वेक्टर का मॉडुलस दे रखा हो, ठीक है, और किसी दो के बीच में एंगल पूछा हो, ठीक है, और एक कंडीशन दे रखा हो ए प्लस बी प्लस सी टाइप की जीरो, तो जिनके बीच में एंगल पूछा है ना उन दोनों को एक साइड रखेंगे, बचा हुआ थर्ड साइड में ले जाएंगे, मतलब दूसरी साइड ले जाएंगे, थर्ड नहीं। स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस 2 टाइम्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और सी। और ये सब कैसे हैं, हमारे यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, तीनों के मॉडुलस दे रखे 3, 5 और 7, लगा देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे बचेगा जो ए डॉट बी आएगा वहाँ से वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए डॉट बी का। तो अभी देखिएगा यहाँ से जो जो पता है वो सब लगा लिया, उसके बाद ए डॉट बी जो हमारा बच रहा था ना, यहाँ से देखिएगा। अब तो आप सोचेंगे कॉस थीटा कहाँ से आ गया, कॉस थीटा यहाँ से आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा तो इसका तो फार्मूला खुलेगा ना, ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर का फार्मूला पढ़े हो ना, देखो यहाँ लिख के बताता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए वी कॉस थीटा, तो ये खुलेगा। बट ये ध्यान रखना दोनों वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए, मॉडुलस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, तब नहीं खुलेगा। तो इसी का फार्मूला उसको भी नेक्स्ट पेज पे ओपन कर दिया, ठीक है, कॉस थीटा सी हो गया। तो ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे सीधे, 1/2 आया, 1/2 कॉस π/3 की वैल्यू होती है, थीटा 60 हो गया। सिंपली समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ए दिया बी दिया, कंपोनेंट ए अलोंग बी पूछ लिया। देखो अब कंपोनेंट जो हम शुरुआत में पढ़ाए थे उसका फार्मूला पूछ लिया। तो कंपोनेंट में क्या बोले थे, सबसे पहले आपको अगर मैं इसको छोड़ दूँ और ये जो पावर है ना इसको पूरा छोड़ दूँ, तो ए डॉट बी अपॉन बी का मॉडुलस अगर मैं करूँ, अगर इसको और इसको छिपा लूँ इधर वाले को ना, सिंपली इतना लिखा हो ए डॉट बी अपॉन किसका मॉडुलस, बी का मॉडुलस, तो ये होता है हमारा क्या, ए का बी के अलोंग, ठीक है, प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। कंपोनेंट में क्या होता है, ऊपर नीचे एक बी से गुणा कर देते हैं तो नीचे बी के मॉडुलस का स्क्वायर ऊपर ही है। तो सबसे पहले डॉट निकालना है, तो डॉट डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो 4 की 3 से 12, ठीक है, और 6 की 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो 6 ए जे है, इधर जे है नहीं, 0 हो गया, इधर के है, इधर के नहीं है, 0, तो 4 6 12, सिर्फ 12 ही आएगी गुणा। और बी वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा, नीचे बी वेक्टर का मॉडुलस 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 का 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 12/5 सेम वेक्टर आ जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पहले लिखवा चुके थे, पीछे भी लिखवा चुके हैं कि 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, ठीक है, ये पीछे भी करवा चुके हैं। अब यहाँ से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, मूवमेंट, ठीक है, ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें यूथ में इतने क्वेश्चन गलत दिए हैं इसके कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कभी किसी से माइनस कर लेते हैं, कभी आर क्रॉस एफ लिख देते हैं, कभी एफ क्रॉस आर लिख देते हैं, पता नहीं अलग ही कहानी है उनकी। तो होता क्या, मूवमेंट ऑफ फोर्स टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है। आर हमारा कोई पोजीशन वेक्टर है, मतलब वेक्टर होगा, ठीक है, और एफ क्या होगा, वही हमारा फोर्स। तो इसको समझेंगे, द वेक्टर मूवमेंट टार क्यू, ठीक है, एम ऑफ ए फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट्स ओ इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, जो भी हम चल रहे हैं पॉइंट ओ से। अब यहाँ से समझा देंगे, देन द लाइन ऑफ एक्शन एफ। अब जैसे ध्यान से समझिएगा, ये वाली हमारी फोर्स वाली लाइन है, इस डायरेक्शन में लगा, इस लाइन में हमारा कोई पॉइंट जो भी वर्क कर रहा है, तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, टार क्यू निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ इस लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, ओ ए, ठीक है, और क्रॉस में क्या होगा, एफ वेक्टर होगा, ठीक है, तो वो इस तरह से बनेगा। अच्छा, आर कैसे निकालते, आर निकालने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो आर कैसे निकालना है वो समझिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा तो मैं समझा दूंगा। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं अभी बुक से निकाल के एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो का फार्मूला हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लाइन, तो ओ ए क्रॉस एफ मतलब आर क्रॉस एफ इंटू ए हो जाएगा। सिंपली फार्मूला पूछा जाता, मेन यही फार्मूला लगना है, कैसे लगना वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इनने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉर एनी वेक्टर ए, ठीक है, ए क्रॉस आई का मॉडुलस स्क्वायर, ए क्रॉस जे के मॉडुलस का स्क्वायर, ए क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो सिंपली एक ही जगह मैंने आई ले लिया,
ठीक है, ए वेक्टर को आई मान लिया, इसका मॉडुलस 1 हो गया। तो जहाँ जहाँ भी हमें ए दिख रहा है वहाँ पे हम आई लगा देंगे। तो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। तो सेम का क्रॉस भाई 0 होता है तो ये वाला टर्म 0 हो गया। आई क्रॉस जे तो ये के बना देगा, ठीक है, आई क्रॉस जे क्या बना देगा, के बना देगा, ठीक है। और के का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया सिंपली। अब ये बनाएगा आई क्रॉस के तो ये बनाएगा माइनस जे का भी मॉडुलस 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 हो गया। तो ये डायरेक्टली आपने 2 निकाल लिया। देखो कितने आसान वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ए का मान कितना लगाया था, 1 लगाया था, तो 1 ऑप्शन में भी लगा लो, तो यही लगाएंगे तो यहीं से 2 मिलेगा और दोनों तरफ से आ गया, आंसर करेक्ट हो गया। इस चीज़ को फिर समझ लीजिएगा, एक लाइन में बता देता हूँ फिर से लिख के, क्योंकि जो पहली बार समझ रहे हैं फ्रेशर लोग हैं उन्हें दिक्कत होगी कि मैंने कर क्या दिया है। यहाँ पे समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि ए वेक्टर जो है हमारा उसको हमने आई मान लिया, ठीक है। ए एनी वेक्टर है तो कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। ऐसा मानना जिससे हमारा एक ही ऑप्शन सही निकल के आए। मान लो तुमने ए को 0 मान लिया तो सबको 0 हो गया, तो सारे ऑप्शन भी 0 हो गए, तो फिर कैसे अलग कर पाओगे। तो ए इक्वल टू आई वैक्टर ले लिया, तो ए इक्वल टू आई है तो ए का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ, वहाँ मैंने लिखा नहीं है इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब जरा ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, सेम का क्रॉस 0 होता है, आई क्रॉस जे के होता है। अब ये आई क्रॉस के माइनस जे होता है, बट मॉडुलस करोगे ना तो वो 0 1 का 1 चाहे प्लस हो माइनस हो मॉडुलस बन ही आएगा, तो ये 2 आ गया। अब ऑप्शन में भी जहाँ भी ए था वहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो 1 लगा देंगे ए का मान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस 1 है ना ए का, और यहाँ सब में ए का मॉडुलस ही दिया ऑप्शन में, तो यहीं लगाएंगे 1 गुणा 2 आ जाएगा, तब ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम रियल मेथड से करते तो आप अब देखिए, रियल मेथड से करोगे तो इतना लंबा निकल के आएगा। पहले हम ए कंसीडर करेंगे, फिर ए का मॉडुलस निकालेंगे, फिर ए क्रॉस आई निकालेंगे क्या होता है, सिमिलरली आई क्रॉस जे, ए क्रॉस के, तीनों निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, तब जाके ये कंडीशन बन पाएगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान है। अब ऐसा करता हूँ कि आगे, ठीक है, थोड़ा बचा है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बचेगा नहीं, इसलिए इतना करवा देते हैं। बट एक क्वेश्चन आपको ज़रूर करवा देते हैं जो हमने बोला था। कौन सा क्वेश्चन बोला था, मोमेंट ऑफ फोर्स वाला, उसका एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखिएगा। उससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि किससे किसको माइनस करना है। एक सेकंड, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये चलो मान लो, अच्छा हिंदी में भी दे रखा होता तब ज़्यादा बढ़िया, दोनों में होता, वो वाला क्वेश्चन कराते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, मिल जाएगा। इसमें टोटल हिंदी दिया हुआ है, मैं सोच रहा दोनों होते, दोनों एक बार में ही समझा देते, हिंदी इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कार्य वाले भी बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं, जवाब घूर वाला ये मिल गया, चलो देखिए ये मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है द मोमेंट ऑफ फोर्स दे रखा है, तो एफ का मान दे रखा है, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट द पॉइंट दिस इज, ठीक है, दे रखा है। तो लिखा बिंदु पर लगे बल, इस बिंदु पर लगे बल का बिंदु के प्रति आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आघूर्ण ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बोला था आर, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में ट्री लिखा है, आर बराबर पॉइंट में से अबाउट पॉइंट माइनस करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट में से अबाउट वाला पॉइंट माइनस करेंगे। बस आपके दिमाग में यही कंडीशन बना लो कि जो भी पॉइंट होगा
उससे माइनस कर देंगे अबाउट वाला पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है और ये अबाउट पॉइंट है। ये लिखा है I, 2j अबाउट द पॉइंट दिस। तो ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला अबाउट पॉइंट। तो हमने करना क्या है, पॉइंट में से अबाउट पॉइंट माइनस कर लेना है। तो अभी चाहे तो डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, बट हम अभी आपको करके दिखा देते हैं। I माइनस जे प्लस के। तो I में से ये I ही तो है सिंगल, तो I में से I घटेगा 0 हो जाएगा। अब ये है माइनस का 2j और ये माइनस का j, जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का j बचेगा। 0i माइनस j, k इधर है नहीं तो ये हो जाएगा माइनस का k। तो ये बच गया हमारा r निकल गया। f हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये 4 से दे रखा 3i प्लस का 4j माइनस का 5k। अब मैंने बोला था टाउ निकालने के लिए r क्रॉस f ही लगाना है, बाकी बुक में कुछ भी दे रखा हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बुक में बहुत बार देखो कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है, तुम्हें हर बार r क्रॉस f ही लगाना है। इन्हें देखो r को पहले लिख दिया, r की जगह d ले लिया, f को बाद में लिखा है। आंसर मैच करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपना ऑप्शन चेंज नहीं करोगे, इसी से सारे आंसर आएंगे, बस आप भरोसा रखिएगा। क्रॉस निकाल लो तो r का मान कितना है 0 -1 k का मान 3 4 -5। अब पहला पॉइंट तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई और आई, ठीक है, पॉइंट में से अबाउट पॉइंट माइनस किए थे तो वो माइनस हो गया था, ठीक है। चलने दीजिए जो भी आ रहे हैं। अच्छा 0 ये है, आई थोड़ी ना 0 है, सॉरी निकालिएगा, गलत कर रहा हूँ। इससे इसकी गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इससे इसकी गुणा करेंगे तो -4 और एक माइनस फार्मूले का तो प्लस हो गया। और जे निकालेंगे भाई तो इसको छोड़ देंगे, इससे इसका करेंगे 0, इससे इसकी गुणा करेंगे तो माइनस से +3 हो जाएगी। अब आएगा के, जब के करेंगे तो इससे इसकी गुणा 4 0 और इससे इसकी प्लस का 3, ठीक है, ये हो गया। तो 5 4 9, ये माइनस का 3j और प्लस का 3k। तो ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टाउ आ गया। अब हम मैच कर सकते हैं, देखो 9 - 3j प्लस का 3k, आपका आंसर मैच कर रहा है। ये इनका आंसर सही क्यों आ जाता है, इनका आंसर इसलिए सही आ जाता है, ये गलत करते हैं, ये अबाउट पॉइंट में से पॉइंट को माइनस करते हैं, तभी ये अपना फार्मूला बदल लेते हैं, फिर टाउ बराबर f क्रॉस r कर देते हैं, ठीक है भाई। f क्रॉस r, r क्रॉस f में कितना अंतर है, सिर्फ माइनस का ही तो अंतर है। इनने एक पॉइंट से उधर वाले को उधर माइनस कर दिया, माइनस उधर एडजस्ट कर लिया, बट आपको रियल फार्मूला ही लगाना है, ये वाला। LT में हो सकता है ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ जाए, ठीक है, उम्मीद है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप आसानी से कर लिए होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, स्टेटस पे लगा दिया करिए, ठीक है, इधर उधर भेज दिया करिए दोस्तों के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।